नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे और एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम अवैध ड्रग्स से जुड़े कारोबार और उससे संबंधित कानूनों की बात करेंगे। नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट यानी एनडीपीएस एक्ट 1985 और एनडीपीएस एक्ट 1988 दो मुख्य कानून हैं जो भारत में ड्रग्स संबंधी मामलों में लागू होते हैं और इस कानून के मुताबिक नार्कोटिक्स ड्रग या फिर किसी भी नियंत्रित केमिकल या साइकोट्रोपिक पदार्थ का उत्पादन, पोजेशन, बिक्री, खरीदी, व्यापार, आयात निर्यात और इस्तेमाल किया जाना प्रतिबंधित है। सिर्फ मेडिकल या वैज्ञानिक कारणों से विशेष मंजूरियों के बाद ये संभव हो सकता है। प्रतिबंध को तोड़ने वाले व्यक्ति के खिलाफ सर्च, कुर्की और गिरफ्तारी का अधिकार भी एनडीपीएस एक्ट देता है। जांच एजेंसी ऐसे मामले में निजी या सार्वजनिक स्थानों पर कार्रवाई कर सकती है। भारत के संविधान में आर्टिकल 47 के तहत भी राज्य को ड्रग्स नियंत्रण रोकथाम के लिए शक्ति मिली है। ड्रग्स के नियंत्रण के लिए 3 श्रेणियों में ड्रग्स की चर्चा वर्तमान कानून में है। तो ये तो थी बुनियादी जानकारी और ड्रग्स एक्ट से जुड़ी कानूनी पहलुओं की ज्यादा जानकारी देंगे हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता अक्षय वर्मा जी। अक्षय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। तो ड्रग्स एक्ट से जुड़ी तमाम पहलुओं की जानकारी के लिए आप कोई भी सवाल है तो आप फोन करके राय ले सकते हैं। फोन लाइंस हमारी खुल चुकी हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 0120612793 और 012061279338। तो आपको एक बार विषय की जानकारी फिर से दे देते हैं। अवैध ड्रग्स से जुड़ी कानूनी जानकारी के लिए, सहायता के लिए या किसी भी राय के लिए आप हमारे कानूनी विशेषज्ञ से राय मशवरा कर सकते हैं और अक्षय जी लगातार हमारे साथ प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं। अवैध ड्रग्स से जुड़ी कानूनी जानकारी के लिए अगर आप कोई भी सुझाव चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो चलिए, लगातार अक्षय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उनसे लगातार हम सवाल जवाब करेंगे। अक्षय जी, सबसे पहले सवाल आपसे जानना चाहेंगे, शुरुआत कार्यक्रम की करते हैं कि सर क्या है एंटी ड्रग्स कानून या एनडीपीएस एक्ट? पहले बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इस न्यूज चैनल पे आमंत्रित करने के लिए। जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ ये एनडीपीएस एक्ट है। बेसिकली 1985 में ये एक्ट आया था। ये इस पर्पज के लिए था कि किसी भी तरह का कुछ सेल, परचेज, ट्रांसपोर्ट या कोई भी आप इलीगल जो आपके सब्सटेंसेस होते हैं उसको अगर आप अपने पास रखते हैं या कहीं पे यूज करते हैं तो उसके प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको प्रोहिबिट करने के लिए ये एक्ट बेसिकली लाया गया। इसका मेन जो पर्पस था वो इसकी इलिसिट ट्रैफिकिंग जो प्रोडक्ट्स की है उनको रोकने के लिए इसका मेन। जी आगे मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि अवैध ड्रग्स रखने की सजा क्या हो सकती है? हाँ जी अक्षय जी, आवाज पहुंच रही है आप तक हमारी? अक्षय जी, आपको आवाज मिल रही है? तो लगातार ड्रग्स केस में बेल के प्रावधान को लेकर अवैध ड्रग्स से जुड़ी कानूनी जानकारी अगर आप लेना चाहते हैं और अगर उस पर राय मशवरा चाहते हैं तो हमारी फोन लाइंस खुल चुकी हैं। आप हमारे कानूनी विशेषज्ञ अक्षय वर्मा जी के साथ जुड़ सकते हैं और उनसे इस बारे में जानकारी ले सकते हैं। हमारी फोन लाइंस खुल चुकी हैं। नंबर है 0120612793 और 012061279338। लगातार हमसे जुड़िए, हमारी फोन लाइंस खुल चुकी हैं। आज का मुद्दा है कि अवैध ड्रग्स से जुड़ी कानूनी जानकारी के लिए क्या प्रावधान है, क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, इसमें कितनी सजा हो सकती है, ये एक्ट क्या है, इससे जुड़े तमाम सवाल और जवाब आप हमसे ले सकते हैं। हमारे गेस्ट हमसे लगातार जुड़ गए हैं। अक्षय जी हमारे साथ दोबारा से मौजूद हैं। अक्षय जी, मैं आपसे पूछ रही थी कि अवैध ड्रग्स रखने की सजा क्या हो सकती है? जी, अवैध ड्रग्स
जो होती हैं ये बहुत कैटेगराइज किया गया है हमारे एक्ट में। इसमें स्मॉल क्वांटिटी, उसके बाद स्मॉल और जो कमर्शियल क्वांटिटी, उसके बीच का जो एक डिफरेंस है वो सेपरेट है, और कमर्शियल क्वांटिटी को थर्ड नंबर पे लेते हैं, जिसको सबसे ज्यादा सीवियर मानते हैं हम। जी। तो अगर हम स्मॉल क्वांटिटी की बात करें तो स्मॉल क्वांटिटी में कोई भी अगर आप ड्रग्स को लेते हैं उसमें जो सेंटेंस है दैट इज अप टू 6 months, अप टू 1 year। उसके बाद इसमें जो फाइन आता है वो फाइन की है अप टू 10,000 रुपीज, या फिर दोनों। इसी में अगर हम इसको लेकर चलें स्मॉल से लेकर कमर्शियल क्वांटिटी के बीच में, जिसको हम कहेंगे, उसमें जो सेंटेंस है वो आती है बेसिकली अप टू 10 years और विद फाइन और विद बोथ, और इसमें जो फाइन का अमाउंट है वो बढ़ के 1 लाख हो जाता है जी। और ऐसे जो थर्ड कैटेगरी है जिसको हम कमर्शियल क्वांटिटी बोलते हैं, उस कमर्शियल क्वांटिटी में जो मिनिमम सेंटेंस है वो ही 10 years है, दैट में गो अप टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट, और उसमें जो टर्म फाइन का है दैट में बी एक्सटेंडेड अप टू 2 लाख रुपीज और विद बोथ। जी। चरस, गांजे, अफीम जैसी जो नार्कोटिक्स ड्रग्स को क्या मेडिकल यूज के लिए रखा जा सकता है? इसके लिए परमिशन कैसे ली जाती है? जी, बेसिकली जो आप बता रहे हैं कि जैसे चरस, गांजा, इस तरह की जो भी कोई ड्रग्स हैं उसको हम मेडिकल यूज में ला सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें स्पेसिफिक प्रोविजन किए हुए हैं, स्पेसिफिक एक सिस्टम प्रोवाइड किया हुआ है जिसके तहत हमें परमिशन लेनी पड़ती है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की अथॉरिटीज से। उसके बाद ही इसको हम यूज कर सकते हैं। बेसिकली ये जो यूज होता है वो यूज हम कर सकते हैं जैसे हॉर्टिकल्चर पर्पजेज के लिए, मेडिसिन के लिए, और मेडिसिन की तो मैक्सिमम अगर मैं कहूँ तो हर मेडिसिन में कहीं ना कहीं एक ड्रग का सब्सटेंस आपको मिलेगा। तो इन सब चीजों के लिए जो हमारा लॉ है उसको परमिट करता है। जी। एनडीपीएस केस में बेल पर अलग अलग प्रावधान होते हैं। इसमें दोषी को प्रथम दृष्टया दोषी माना जाता है, साथ में बेल के जो प्रोसिक्यूटर, पब्लिक प्रोसिक्यूटर को भी अपनी दलीलें सामने रखनी पड़ती हैं। इसके बारे में जरा थोड़ी जानकारी बताइए। जी बिल्कुल, जो एनडीपीएस एक्ट है ये बेसिकली कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस की कैटेगरी में आता है। इसके अंदर जो कोर्ट्स भी जो एस्टैब्लिश किए गए होते हैं उनको हम स्पेशल कोर्ट्स बोलते हैं। उन स्पेशल कोर्ट्स के अंदर जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर नहीं, वो स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहलाया जाता है जी। और कोई भी बेल कोई अप्लाई करता है इसमें, तो जब तक स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर को स्पेशल कोर्ट सुनती नहीं है तब तक कोई भी फैसला नहीं दिया जाता है। और इसके अंदर बहुत ही ध्यान पूर्वक और बहुत ही एक नियंत्रित तरीके से सारा का सारा प्रोसेस रहता है। जी जी। अक्षय जी, अगर कोई सरकारी कर्मचारी हो या मादक द्रव्य पदार्थों की तस्करी करता हुआ पकड़ा जाए तो उसके लिए सजा का अलग प्रावधान है, इसके बारे में भी जरा प्रकाश डालिए। जी बिल्कुल, देखिए सरकारी कोई भी एम्प्लॉय है, कोई ऑफिसर है, इनको हम लोग मानते हैं कि ये गवर्नमेंट का पार्ट है। इनके बिना गवर्नमेंट रन नहीं करती है, क्योंकि गवर्नमेंट को रन ही ये लोग करते हैं। और अगर ये लोग इस तरह से किसी भी इलिसिट ट्रैफिकिंग या इस तरह से किसी भी प्रोडक्ट की सेल, परचेज, मैन्युफैक्चरिंग या किसी भी तरह से इन्वॉल्व रहते हैं तो इस पे एक कड़ी कार्रवाई की जाती है, जिसको बहुत ही ज्यादा एक डेटरेंट इफेक्ट माना जाता है और उसके अकॉर्डिंगली इनकी कार्रवाई होती है। और जिसमें जो इनकी सजा है या जो इनका सारा प्रोसेस है, इनका मतलब बहुत ज्यादा एक स्ट्रीमलाइन किया गया है सब चीजों को लेके, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को लेके स्पेशल। जी बिल्कुल। तो कौन कौन से ऐसे ड्रग्स हैं जो कि बैन हैं? जी, एक हमारे एक्ट के अंदर ना एक पूरी लिस्ट प्रोवाइड की हुई है जिसके अंदर करीबन 60, 70, 80 प्रोडक्ट्स होंगे जिनको बैन किया गया। अगर मैं मतलब आम मर्रा में जो सुनने वाले हमारे नाम होते हैं, जैसे कि चरस जिसको हम बोलते हैं, ओपियम, कोकीन हो गया, अफीम हो गई, हेरोइन हो गई, तो ये कुछ ऐसी चीजें जो ये सारी बैन होती हैं। और इनकी जैसे मैंने पहले भी आपको क्वांटिटी की बात की थी, तो जो एक कमर्शियल क्वांटिटी होती है उसको भी अच्छे से इलैबोरेट करके डिस्क्राइब किया हुआ है कि कमर्शियल क्वांटिटी या स्मॉल क्वांटिटी किस चीज को बोलते हैं। अगर मैं बात करूं आपकी ओपियम की, तो उसके अंदर 10 किलो जो
10 केजी है उसको हम बेसिकली एक कमर्शियल क्वांटिटी काउंट करते हैं। ऐसे अफीम के अंदर या हेरोइन के अंदर उसमें 1 केजी ही एक कमर्शियल क्वांटिटी के अंदर फॉल कर जाता है। जी जी, तो क्या गंभीर मामलों में कोर्ट अपने विवेक से ड्रग्स कारोबार से जुड़े दोषी को मृत्युदंड भी दे सकती है? क्या ऐसा कोई प्रावधान है? जी बिल्कुल, हमारे एक्ट के अंदर, एनडीपीएस एक्ट के अंदर एक सेक्शन 31A, उसके अकॉर्डिंगली कोई भी इंसान अगर पहले कभी इस एक्ट के अंदर कन्विक्ट किया जा चुका है, मतलब कि वो एक बार से ज्यादा क्राइम कर रहा है अगर, तो उसकी पुरानी मेंटालिटी को देखते हुए, पुराने उसके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स को देखते हुए प्रोविजंस हैं कि उसको डेथ सेंटेंस दिया जाए। लेकिन इसके अंदर एक छोटी सी चीज है जो ध्यान रखने वाली है कि जो उसको वो पनिश हुआ है वो कमर्शियल क्वांटिटी में पनिश होना चाहिए, क्योंकि अगर वो स्मॉल क्वांटिटी में है तो इसके अंदर वो फॉल नहीं करेगा। अगर कमर्शियल क्वांटिटी में पहले कन्विक्ट हुआ है और दोबारा से या तीसरी बारी उसने फिर दोबारा से हुई कमर्शियल क्वांटिटी में फिर से अरेस्ट हुआ है और पकड़ा गया है और कार्रवाई होकर उस पर सजा हुई है, तो उसमें मृत्युदंड का प्रोविजन दिया गया। जी अक्षय जी, कई बार हम देखते हैं कि ये जो तस्करी करने वाले गिरोह होते हैं इन्हें एनसीबी की तरफ से पकड़ा जाता है क्योंकि ये तस्करी करते हुए पकड़े जाते हैं ड्रग्स के। तो ड्रग्स की तस्करी पर क्या सजा हो सकती है? जी बिल्कुल, तो ड्रग्स की तस्करी है, इवन मैं तो ये कहूंगा कि इंडिया एक इस तरह का कंट्री है जो कि एग्रीकल्चर से ज्यादा प्रभावित है। हमारे मैक्सिमम चीजें एग्रीकल्चर पे बेस्ड रहती हैं। और मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, ये जितने भी ड्रग्स हैं ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैं। ये हम किसान लोग ये अपने खेतों में इसकी फसल उगाते हैं और उसकी पैदावार की जाती है, तब ये सब चीजें आती हैं। इसमें कहीं पे भी अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग होती है या सेल होती है तो उसके अंदर मिनिमम 1 साल से लेकर लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक का इसमें सजा का प्रावधान दिया गया है, और जिसके अंदर फाइन जो है 10,000 से लेकर 2 लाख तक का हो सकता है, और या फिर दोनों साथ में भी हो सकते हैं। लगातार अक्षय वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अक्षय जी, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अगले सवाल का जवाब चाहूंगी कि अवैध ड्रग्स रखने के जुर्म में बेल के क्या प्रावधान हैं? जी जी, अगर कोई इंसान अवैध तरीके से कोई भी इस तरह का एनडीपीएस एक्ट के अंदर बेल लेने चाहेगा तो उसके लिए उसको एक स्पेशल कोर्ट के थ्रू ही प्रोसेस को आगे बढ़ेगा। रीजन बीइंग, स्पेशल कोर्ट के पास ही उसकी बेल एप्लीकेशन जाएगी। वो बेल एप्लीकेशन कोर्ट स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर को सुनने के बाद उसको डिसाइड करेंगे। और इसमें जो ये स्पेशल कोर्ट होती है ये उस केस में होती है जहां पे जो सेंटेंस है मिनिमम 3 इयर्स और उससे ज्यादा का हो। इट मीन्स अगर कोई स्मॉल क्वांटिटी में है तो तब नहीं ये काउंट होगी, अगर कोई स्मॉल से ज्यादा या कमर्शियल क्वांटिटी में तब वो स्पेशल कोर्ट के थ्रू बेल अप्लाई कर सकता है। अच्छा अक्षय जी, ये ड्रग्स के मामले में एक्शन कौन ले सकता है? पुलिस कार्रवाई कैसे की जाती है इस पर? देखिए, ड्रग्स के मामले में हमारी एक संस्था बनी हुई है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, एनसीबी। जी। आजकल वैसे ही एनसीबी बहुत ज्यादा मामलों में इस तरह से सामने आ रही है, चाहे वो किसी भी तरह के नारकोटिक्स का केस हो। तो वो कोई भी अगर इंसान ड्रग्स के साथ पकड़ा जाता है तो उसको अरेस्ट किया जाता है, उसका सर्च सीजर किया जाता है, उसको जो मैजिस्ट्रेट है उसके सामने पेश किया जाता है। वो मैजिस्ट्रेट उसको 14 से 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज सकता है। उसके बाद उसकी सुनवाई होने के बाद वो अपनी बेल अप्लाई कर सकता है। अगर वो बेल में सक्सेसफुल हो जाता है तो उसको रिलीज कर दिया जाता है, अदरवाइज उसके ऊपर कंप्लीट ट्रायल चलाया जाता है। जी जी बिल्कुल। नशा उन्मूलन के लिए, जागरूकता के लिए क्या उपाय हो सकते हैं? क्या किया जाना चाहिए? देखिए, जागरूकता के लिए सबसे ज्यादा तो है कि एक एजुकेशन, एक इस तरह का एजुकेशन इनिशिएटिव होना चाहिए कि जिससे सबको ये पता रहे कि ये नशा उनकी हेल्थ के लिए कितना नुकसानदायक है, कितना खराब है। मैं अगर एक छोटा सा एग्जांपल आपको दूं, मैं सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड हूँ। मेरे पास जो मेनली क्रिमिनल मैटर्स होते हैं वो पंजाब साइड से आते हैं। पंजाब एक बॉर्डरिंग स्टेट है, बॉर्डर के कारण
पाकिस्तान से या इधर उधर से बहुत ज्यादा नारकोटिक्स की तस्करी या स्मगलिंग जिसको हम बोलते हैं वो की जाती है जी। और इसके अंदर बहुत सारे इस तरह के केसेस निकल कर आते हैं जिसमें लोगों का ये भी कहना है कि जी हमें गलत तरीके से फंसाया गया, पुलिस ने गलत तरीके से हमारे ऊपर चार्जेस लगा दिए, माइट भी कहीं ना कहीं कुछ होगा अगर वो कहते हैं कि कुछ गलत उनके साथ हो रहा है, बट फिर भी वहां पे अवेयरनेस की बहुत कमी है। जितने भी बॉर्डर स्टेट्स है, मैं ये स्पेशली कहूंगा कि वहां पे इसकी एजुकेशन जरूर देनी चाहिए, बताना चाहिए, क्योंकि ये जो सब चीजें हैं ये मेनली बाहर से ज्यादा आती हैं जी। क्योंकि कोई भी अपने कंट्री के अंदर रहकर अपने कंट्री को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, जो कि बाहर के कंट्रीज नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। तो एजुकेशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग विच इज रिक्वायर्ड टू बी गिवन स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू एनडीपीएस। जी बिल्कुल। अक्षय जी, आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगी, भारत मादक पदार्थों के खतरे से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संधियों और अभिसमयों का हस्ताक्षर करता है, इसके तहत क्या कार्रवाई की जा सकती है? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। हमारे साथ जैसे यूएन की कन्वेंशन हैं जिसमें भारत ने साइन किया हुआ है, कई तरह के प्रोजेक्ट हैं, 7 कंट्रीज हैं जो कि इस तरह की ट्रीटीज ऑलरेडी साइन कर चुके हैं, जिसके तहत ये डिसाइड किया गया है कि कोई भी इलिसिट ट्रैफिकिंग किसी भी इस तरह के नारकोटिक प्रोडक्ट्स के अंदर नहीं की जाएगी किसी भी कंट्री के अंदर, जिसके लिए इंडिया एक उनकी पार्टी है, एक उनका जो ट्रीटी का पार्ट है वो। तो इसके अकॉर्डिंगली बेसिकली सारी की सारी जितनी भी इलिसिट ट्रैफिकिंग है सब है वो रोकी जा सकती है, और कोई भी इंसान अगर इस तरह की एक्टिविटीज करता है उसको पकड़ा जा सकता है, पनिश किया जा सकता है और उसको उस अकॉर्डिंगली कन्विक्ट करके हम पनिश कर सकते हैं। जी बिल्कुल। अक्षय जी, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी तमाम जानकारी देने के लिए और हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े रहने के लिए। तो लीगल हेल्पलाइन में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।